हेलो रवि, तुम घर कब आ रहे हो? पता नहीं प्रीति। रवि, हम बैठकर बात कर सकते हैं। प्रीति फॉर गॉड सेक, सुबह के 4 बजे हैं, ये कोई वक्त नहीं है। फिर वक्त कब आएगा रवि? इस तरह दिन रात घर से बाहर रहकर हमारी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगी। शायद तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकती हो। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। प्रीति, हम उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां से आगे जाने का या कुछ कर पाने का मौका नहीं है। रवि, हम उस मुकाम पर तो आ सकते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। नहीं, मैं जहां हूं वहां खुश हूं। और सच पूछो तो ये यात्रा मेरे लिए बहुत दुख भरी और थका देने वाली रही है। और इस राह पर वापस जाने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, क्योंकि इस राह के आखिर में मुझे वो चीजें मिली हैं जिनकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। खुशी और चैन। ये तुम नहीं बोल रहे हो रवि? तुम तो ऐसा ही सोचना चाहोगी ना प्रीति? रवि प्लीज प्रीति, मुझे परेशान मत करो। मेरे पास बहुत काम है, खत्म करके ही मैं घर आऊंगा। मैं डिनर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्लीज तुम इंतजार मत करना। रवि देखो। प्रीति, मैं खाना खा चुका हूं, तुम खाकर सो जाओ। मेरा इंतजार मत करना, तुम्हें मायूसी ही होगी। तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात है? दीपक, मुझे घर आए हुए 2 दिन हो गए और इन 2 दिनों में अब तक तुमने मुझसे कोई बात नहीं की। और तान्या के अलावा तुम किसी और से बात भी नहीं करते। देखो निशा, जिस तरह से हालात तुम्हारे लिए खराब है, मेरे लिए भी खराब है, और शायद मेरे लिए कुछ ज्यादा ही खराब है। पर यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसका कसूरवार मैं हूं। दीपक, तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? मैं इस घर से बाहर जाना नहीं चाहता। क्यों? देखो, मुझसे ऐसा कोई सवाल मत पूछो जिसके लिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़े। तो ठीक है ना दीपक, तुम झूठ मत बोलो, सच बता दो। तुम्हें तकलीफ होगी? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं होगी। तुम मुझे ये बता, तुम बाहर क्यों नहीं जाना चाहते? देखो निशा, जब भी मैं यहां से बाहर निकलता हूं तो मुझे अपने पैरों पर काबू नहीं होता। खुद ब खुद वो प्रिया के घर की तरफ चल देते हैं। पर अगर मैं उसके घर पर जाता हूं तो हमारे इस घर में लड़ाई होती है। नहीं दीपक, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। मैं वादा करती हूँ, तुम जाकर प्रिया से मिलो। निशा? हाँ दीपक, इस तरह से हालात और भी बुरे हो जाएंगे। इस घर में छाई हुई खामोशी मुझे मार डालेगी। इस घर में खामोशी तब भी हुआ करती थी जब तुम प्रिया के पास होते थे, लेकिन इस वक्त ये खामोशी मुझे चुभ रही है। निशा, देखो दीपक, मैं प्रिया को अपनी जिंदगी का वो हिस्सा मानने के लिए तैयार हूं जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी टूट जाए, इसलिए मैं हर वो चीज मानने को तैयार हूँ और हर वो चीज छोड़ने को भी तैयार हूँ जिसमें तुम खुश रहो। जज्बातों में आकर इस वक्त तो तुम ये बात कह रही हो, लेकिन बाद में तुम्हें दुख होगा और जब तुम्हें चोट पहुंचेगी तब तुम मुझसे फिर से लड़ने लग जाओगी। और आज जहां तक हमारा ये रिश्ता, हमारी ये शादी पहुंच चुकी है, शायद आगे जाकर वहां पर ना पहुंच सके। नहीं दीपक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
तुम भी खुश रहोगे और मैं भी खुश रहूंगी। और अगर हम दोनों खुश रहेंगे तो हमारी बेटी तानिया भी खुश रहेगी। नहीं निशा, ऐसा नहीं चलेगा। चलेगा दीपक, मुझे पूरा यकीन है। बस तुम जाओ और जाकर प्रिया को मिलाओ। लेकिन मैं तुमसे एक बात की उम्मीद रखती हूँ कि तुम जब भी प्रिया से मिलोगे रात को लौटकर वापस घर आओगे, बस, और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इतने सालों से तुम यही करते आ रहे हो ना। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जानते हो कि मुझे ये सब बातें पता चल गई हैं। अगली बार जब तुम प्रिया से मिलने जाओगे तो मुझे मत बताना। अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। और यकीन करो, मैं तुमसे कभी पूछूंगी नहीं। मैं वादा करती हूँ दीपक। तुम जाओ, जाकर प्रिया से मिला प्लीज। रवि बेटा। दादा, वो तो कभी इनके ऑफिस जा चुके हैं। क्या? लेकिन अभी तो सुबह के खाली 8 बजे हैं। मैंने सोचा था कि मैं रवि के साथ एक कप चाय पीऊंगा और कुछ बातें डिस्कस करूंगा। कौन सी बातें? सत्य सिंह, मैं रवि से कहना चाहता था कि इस वक्त वो ऑफिस के काम में अच्छी तरह से लग जाए। जिया जिस परेशानी से गुजर रही है वो काम का बोझा नहीं संभाल पाएगी। और हम सबसे ज्यादा धक्का जिया को लग रहा है, शायद शेखर से भी ज्यादा। आपने रवि को बुलाया? हाँ बेटा, वो कल रात देर से लौटा था और अभी सती सिंह कह रहा था कि सुबह भी जल्दी चला गया। डैडा, वो सुबह 6 बजे ऑफिस से लौटे और अब तैयार होके चले भी है। बेटा, मुझे लगता है कि मैं जो रवि से कहना चाहता था शायद वो मेरी बातों पे पहले से अमल कर रहा है। वाकई रवि को इस वक्त ऑफिस के काम का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिया जिस परेशानी से गुजर रही है, जिस टेंशन से गुजर रही है, उससे ऑफिस का काम नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगी। एक तरफ उसके परिवार को इतना धक्का लगा है बेटा, ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ वो अपने काम से भी जाए। सती सिंह, मुझे डैडा की फिक्र हो रही है। तुम दादा का फिक्र ना ही करो, वो ठीक हो जाइए। वो ऐसा बहुत मुसीबतें झेले हैं। पर बहू रानी, तुम एक काम बहुत बढ़िया किए हो कि नौकरी छोड़ के घर में बैठ गए। अब 24 घंटे तुम घर में ही मिले हो ना। जब दादा के चारों तरफ तुम बुनबुनाई हो तो एकदम तंदुरुस्त होकर खड़े हो जाइए। इसी का नाम जिंदगी है प्रीति। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर कोई आंच ना आए तो अपने प्रॉब्लम्स को फिलहाल भूल जाओ। रवि अगर मेहनत कर रहा है तो उसे करने दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रवि इतनी मेहनत अपनी बहन के लिए या ऑफिस के लिए कर रहा है, या फिर इसके लिए कर रहा है कि उसे तुम्हारा मुंह नहीं देखना। रवि के काम करने से कम डैडा तो खुश होंगे ना। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हम तो घर जा रहे थे, हमने सोचा घर जाते वक्त आपको मिलके जाएं। हाँ, कोई खास बात? इतने दिनों से हम आपसे मिले नहीं पापा। हाँ। रोज रात को आप देर से लौटते हैं और सुबह जल्दी निकल जाते हैं। और हमने सोचा इससे अच्छा माना तो और कोई हो ही नहीं सकता।
रूपाली भी तो आपसे ऑफिस में मिल लेती है ना। हाँ, और हम आपको तो मिलते ही नहीं है ना। क्या हम बैठ जाए? बैठो बैठो क्या लोगे तुम? कोई आइसक्रीम, मिल्क शेक? हम आप कभी दिए। हाँ हाँ, मैं भूल जाता हूँ। तो कोई चाय, कॉफी? नहीं 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 नहीं। पापा, मम्मा आजकल इतनी मायूस क्यों रहती है? बेटे, तुम दोनों जानती हो कि आजकल घर में टेंशन है। शेखर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर तुम्हारी जया वो अपसेट है, डैडा अपसेट है, मैं अपसेट हूँ तो जाहिर है कि तुम्हारी मम्मी भी अपसेट होंगी। क्या बात करें पापा, बुरी से बुरी बात भी हो जाए ना तो मम्मी कभी मायूस नहीं रहती। उनको शांत देखकर तो हमें हिम्मत मिलती है। और इस बात उन्हें देख के लग रहा है कि उन्हें ही हिम्मत और सहारे की जरूरत है। वो खुद को अकेली महसूस कर रही है पापा। बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। बेटा, तुम्हारी मम्मी और मेरे में कोई झगड़ा नहीं। देखा, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बेटा, पापा प्लीज पापा, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप दोनों के बीच क्या हुआ है। प्लीज, व्हाटएवर हैपेंड मेक अप। पापा, हम इस तरह के माहौल में नहीं रह सकते। और वैसे भी शेखर की वजह से इतना कुछ भी नहीं किया। लेकिन टेंशन तो उसी की वजह से हो रही है ना। तुम ये कहना चाह रही हो कि शेखर की वजह से घर में टेंशन है? आशा, वो हमारा भाई है, हमारा इकलौता भाई। He is going through such a bad time, और ऐसे वक्त पर उसके साथ देने के बजाय तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो कि उसकी वजह से घर में टेंशन है। वाह! मैं उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो भी उस मर्डर में इन्वॉल्व है। शेखर उस खून में इन्वॉल्व नहीं है। और मुझे ये भी मालूम था कि उस लड़की अंजलि की वजह से वो फंसा हुआ है। अंजलि के बारे में कुछ भी मत कहना। पापा, मैं पहले से ही कहती थी कि उस लड़की का रेपुटेशन अच्छा नहीं है। तुम कौन होती हो किसी के कैरेक्टर के बारे में कुछ कहने वाली? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा खुद को देख लेना है। लेकिन तुम उसके कैरेक्टर की इतनी रखवाली क्यों कर रही हो? हाँ? शेखर उससे प्यार करता है, जरूर उसमें कोई ना कोई बात तो होगी ना। उस कत्ल में शेखर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। बेटा देखो, हम सब जानते हैं कि इस मसले पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, तो तुम इसे लेकर आपस में क्यों झगड़ा कर रही हो? अरे, मैंने क्या ऐसा कहा कि शेखर ने कत्ल किया? कहा मैंने ऐसा? नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा ना कि उसी की वजह से फैमिली में टेंशन हो रही है। उसी की वजह से फैमिली में टेंशन नहीं हो रही है, हालात की वजह से हो रही है। सही सेंटेंस के लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए मुझे माफ कर दो मेरी माँ। एक तो पहले से ही टेंशन है, उसके ऊपर है मम्मा के साथ एक फालतू सी बात पर झगड़ कर टेंशन बढ़ा रहे हैं। ये फालतू सी बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं हो रहा। दो प्यार करने वालों के बीच हमेशा फालतू सी बात पर ही झगड़ा होता है। ये लड़की तो एकदम पागल है। ये कहने कुछ आई थी और कह कुछ गई। एनीवे पापा, मैं जा रही हूँ। बाय। रूपाली, इस फाइल में वो लिस्ट है जो तुम्हें उन जगहों की डिटेल्स देगा जहां पे हमारा डिटर्जेंट सबसे ज्यादा बिकता है। तुम एक काम करो, चैनल वालों से कहो कि सीरियल के प्रोड्यूसर की और हमारी एक मीटिंग फिक्स करें। हमें ख्याल रखना है कि जिस एरिया में हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है वहां के लोगों को इस सीरियल की कहानी उनके आसपास के माहौल पर बनी कहानी लगे। यस सर। ओके। एंड रूपाली, देख रहा हूं कि आजकल तुम्हारे पापा एल जीन्स की प्रेजेंटेशन पर काफी मेहनत कर रहे हैं। यस सर। आजकल पापा तो घर में भी बहुत कम दिखाई देते हैं, दिन रात काम में लगे हैं। लगता है जिस हादसे ने मिसेस जयाप्रसाद की दुनिया में हलचल मचा दिया है, उसी ने तुम्हारे पापा के मन में इस एजेंसी के प्रति जिम्मेदारी की भावना और बढ़ा दी। आखिर वो भाई है, और फिर इस मुसीबत की घड़ी में उनका तो फर्ज बनता है कि वो बुआ के साथ रहे। तुम्हें लगता है वो उनके लड़के ने वो कत्ल किया? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आप शेखर से मिलेंगे ना तो आपको एहसास हो जाएगा कि वो एक चींटी तक नहीं मार सकता। और ये कत्ल
तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुम पीछे हटो, मुझे रूपाली से बात करनी है। अशोक, get out of my office. रूपाली प्लीज, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, कम से कम मुझे समझाने का मौका दो। अशोक यहाँ से चले जाओ। देखो मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे बात करने दो। तुम्हें सुना रूपाली ने क्या कहा? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। रूपाली प्लीज get out of here, get out. ये आदमी यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकता? वो भी ऐसे वक्त पर जब तुम्हारी फैमिली एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। अब तक मुझसे नाराज हो? और क्या उम्मीद करते हो तुम मुझसे दीपक? देखो प्रिया, मुझे समझने की कोशिश करो। जिन हालात से तुम गुजर रही हो उन्हीं हालात से मैं भी गुजर रहा हूं। किन हालातों की बात कर रहे हो तुम दीपक? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि जब से निशा ने घर छोड़ा है ना ही मैंने तुम्हें फोन किया है और ना ही तुमसे मिलने आया हूं। और अब जब तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची घर वापस आ गए हैं तो तुम मुझसे मिलने चले आए हो, है ना? जब तुम्हारी बीवी और बच्ची तुम्हारे माँ बाप के घर पे थी तब तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई थी मुझसे मिलने की। हाँ, मैं बहुत परेशान था प्रिया। देखो, मैं अपनी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर वो मेरे पास नहीं होती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। झूठ बोल रहे हो तुम दीपक। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची जब तुमसे दूर थी तो तुम्हारी इस हालत के लिए तुम मुझे दोष दे रहे थे। नफरत करते थे तुम मुझसे कि मैंने तुम्हारी बच्ची को तुमसे दूर कर दिया है। मैं सब समझता हूँ प्रिया, लेकिन क्या दीपक? हकीकत तो मान लो दीपक कि तुम अपनी बच्ची और बीवी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती हो। पर बात सिर्फ तुम्हारी बच्ची की नहीं है, तुम्हारी बीवी के साथ भी तुम्हारा एक रिश्ता है। और दरअसल तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी मुझे तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बना ले ताकि तुम चैन से जिंदगी बिता सको। देखो प्रिया, निशा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। क्या? हाँ, और ये बिल्कुल सच है। वो जानती है कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आया हुआ, और वो ये भी जानती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। देखो, उसने मुझसे कहा है कि जब तक मैं अपनी बेटी और उसे छोड़ने का विचार अपने दिमाग में नहीं लाता हूँ तब तक उसे हम दोनों के रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं दीपक, इस तरह से तो तुम दो चौकों का फायदा उठाओगे। दो औरतें तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। पहली तुम्हारी बीवी जो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेगी, तुम्हारा घर सजाएगी और सोसाइटी में तुम्हारे साथ उठेगी और बैठेगी। और दूसरी तुम्हारी रखेल जो तुम्हें बार बार दिलासा देती रहेगी कि तुम अब भी मर्द हो। दीपक वर्मा, अब जब तुम्हारी बीवी ने इस रिश्ते की मंजूरी दे दी है तो ये तो एक तरह से लीगल हो गया ना? मैं तुम्हारी बात कुछ समझा नहीं। जरा मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ दीपक वर्मा कि मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। तुम खुश होते हो तो मुझे भी खुश होना पड़ता है। और आज उल्टा तुम पलट कर मुझसे ये कह रहे हो कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि निशा ने इस रिश्ते की मंजूरी दे दी है, लेकिन तुम्हें इस बात से खुशी नहीं? निशा ने ये रिश्ते की मंजूरी नहीं दे दी है, तुमने उसे मजबूर किया है मानने के लिए। और उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था ना। वो भी मजबूर होगी मेरी तरह। वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। बताओ मुझे। चुप क्यों खड़ी? क्या चाहती हो तुम? क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी तानिया को छोड़ दूं? क्या यही चाहती हो तुम? बोलती क्यों नहीं तुम? क्या तुम चाहती हो कि उन्हें छोड़ के अपना बोरिया बिस्तर बांध के मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं? बोलती क्यों नहीं तुम? बताओ मुझे। तुम ऐसा नहीं खाओगी। तुम ऐसा नहीं खाओगी क्योंकि तुम अपने आप को एक मसीहा समझती हो। तुम समझती हो कि तुम एक बहुत बड़ी इंसान हो। एक आदमी से कैसे कहोगी कि अपनी बीवी और अपनी बेटी को छोड़ दे, अपने ही हाथों से अपने घर को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, है ना? मेरी बात का जवाब दो। मेरी तरफ देखो। आंसर मी। निशा की तरह मैं भी एक औरत हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि निशा तुम्हारी बीवी और मैं नहीं हूँ। लेकिन जैसी वो औरत है मैं भी वैसी एक औरत हूँ। और जिस तरह
निशा किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकती, उसी तरह मैं भी किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकती। वो तो तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है और तुम होगी तैयार नहीं हो रही। तुम्हें नहीं तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे पूरी तरह से अपनाना चाहती हो। निशा भी यही चाहती है दीपक। इस वक्त अगर वो मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान रही है तो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, उसके अलावा उसके पास कोई तरीका भी नहीं है। प्रिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि सिर्फ तुम मेरी जिंदगी में हो और कोई नहीं। और निशा भी इस सच को मानती है और उसे कबूल करती है। कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी। तुम इतना जोर दे रहे हो तो दीपक, मैं तुम पर यकीन करती हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कसम खाता हूँ, सच कहता हूँ, मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। सच। दीपक, दीपक।